नमस्कार मित्रों, प्रस्तुत है मनोज कुमार शिव के कहानी संग्रह घर वापसी से शीर्षक कहानी घर वापसी। बुधराम माम अपने घर की दूसरी मंजिल से बाहर का दृश्य देख रहे हैं। ये पोष महीने की एक ठंडी सुबह है। पहाड़ों में वैसे भी बरसात के उतरते ही हल्की ठंड होना शुरू हो जाती है। पोष आते आते सर्दियां अपना प्रभाव दिखाने लगती है। उन सुबहों में हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, जगह जगह कोहरा जमने लगता है। माम के घर के सामने वाले ऊंचे किन्नर कैलाश की चोटियों पर बर्फ की हल्की चादर दिखने लगी है। माम शब्द मामा का अपभ्रंश है, यानी कोई बुजुर्ग या आदरणीय पुरुष। ये शब्द जिला कुल्लू के ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित है। जैसे शहरों में बड़ों बुजुर्गों को अंकल कहा जाता है, गांव में माम कहकर बुलाया जाता है। माम खिड़की से आंगन के साथ होकर जाने वाले रास्ते पर नजरें गड़ाए हुए हैं। वो सुबह से इंतज़ार में है कि कब कामगार बहादुर आए और वो उनके साथ अपने सेब बगीचे में काम करने को जाए। बुधराम माम गांव के वरिष्ठ और नामचीन लोगों में से एक है। लोग उनका आदर करते हैं। उन्होंने मेहनत करके अपनी गरीबी को मिटाया है। माम की उम्र 65 वर्ष के लगभग है, मगर चेहरे पर ललाट एक ताज़ा सेब की भांति है। माम जी लगभग 5 फुट के करीब है, भरा हुआ शरीर। उनके सर पर बाल केवल कान के दोनों तरफ और गर्दन के पास ही बचे हैं। माम हमेशा हिमाचली टोपी पहनते हैं, हरे रंग की। ये समय बगीचों में तौलिए करने का है। बुधराम माम का बगीचा काफ़ी बड़ा है। 2000 से ज़्यादा के संख्या में सेब के वो पेड़ हैं जो 5-7 वर्षों से लगातार फल दे रहे हैं। कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जो अब काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं। जो पेड़ बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, उन जगहों पर नए पौधे भी लगाए गए हैं। माम को चिंता हो रही है कि समय पर अगर तौलिए नहीं किए गए तो बाद में हिमपात होना शुरू हो जाएगा, जिससे तौलिए करने को रह जाएंगे और फसल की पैदावार पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। तौलिए करना यानी सेब के तने के आसपास मिट्टी की गुड़ाई करना, ताकि बारिश का पानी और बर्फ का रिसाव पौधों की जड़ों तक आसानी तक पहुंच सके, वायु का अच्छे से आदान प्रदान हो सके, मिट्टी गिली रहे, जिससे माघ मास में पौधों को डाला जाने वाला कंपोस्ट जड़ों तक पहुंचकर पौधों की फल तर को बढ़ाए। माम को सेब के पौधों के रखरखाव का बहुत गहरा अनुभव है। उन्हें पता है कि किस किस्म का पौधा किस मिट्टी में कितनी फल तर देगा। वो पौधों को अपने बच्चों की तरह पालते हैं, अपने घर का सदस्य जैसा समझते हैं। माम के चेहरे पर मुस्कान तैर गई जब उन्होंने तेज बहादुर और उसके 2 साथियों को आंगन के एक छोर से आता हुआ देखा। माम लकड़ियों की सीढ़ी द्वारा दूसरी मंजिल से उतरने लगे हैं। कहाँ रह गए थे तुम लोग? सुबह से तुमको देख रहा हूँ, बुधराम माम बोले। माम जी, वो शाम को थोड़ा लेट हो गए थे ना सोने को, तेज बहादुर बोला। तो तुम्हारी पार्टी ख़त्म ही नहीं होती आधी रात तक, फिर जल्दी कैसे उठना तुम लोगों को? हा, 2-3 हंस दिए। तेज बहादुर मूल रूप से नेपाल का है। माँ बाप नेपाल में ही है, बूढ़े हो गए हैं। तेज बहादुर साल में 1-2 बार घर जाता है। वो तब से हिमाचल में कमाने आया है जब वो 20 साल का था। आज उसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है। वो बुधराम के जैसे बागवानों के बागीचों में काम करके अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। बुधराम माम के ज़मीन पर ही उसका ढारा है, जहाँ वे और उसके साथी रह रहे हैं। उसके साथ 2 और मजदूर साथी हैं, वो दोनों भी नेपाल से ही हैं। तेज बहादुर काफ़ी मेहनती है। पूरी मेहनत से हर काम को करता है, चाहे जंगल से लकड़ियाँ लाना हो, पेड़ों को काट कर उनके सलीपर बनाना हो, बगीचे में गुड़ाई करना हो, नए सेब के पौधों के लिए गड्ढे बनाना हो, स्प्रे करना हो,
टहनियों की काट छांट करना हो, तेज बहादुर हम हर काम में तेज है। उसके साथी उससे काम सीख रहे हैं। तेज बहादुर दिखने में दुबला पतला है, मगर गजब की फुर्ती है उसमें। उसकी आंखें छोटी छोटी है, भौहों के बाल बहुत कम, उसकी दाढ़ी ना के बराबर। मूंछों के बालों के मध्य काफ़ी जगह है, कहीं कोई काम मिल जाए इसलिए वो हमेशा अपनी कमर में रस्सी बांध कर चलता है। उसकी पीठ पर बोरियों का एक मोटा गद्दा लटक रहता है, जिसे वो पिट्ठू बैग की तरह पहन कर चलता है। उसके सहारे कोई भी बोझ आसानी से पीठ पर उठा लेता है। घर के कमरे से जहाँ खेती बाड़ी और बागवानी के औजार रखे होते हैं, वहाँ से बुधराम ने 4 कुदालियाँ निकाली और तेज बहादुर और अन्य मजदूरों के साथ लेकर अपने बगीचे की तरफ चल दिए। सुबह की धूप खिलने लगी थी। लोग अपने अपने बगीचों में काम करने नजर आ रहे थे। बुधराम माम का गांव पहाड़ की ऊंचाई पर है। गांव के आसपास लोगों के सेब के बगीचे हैं, जो कि पहले खेत हुआ करते थे। गांव के नीचे कम ऊंचाई वाली जगह पर चीड़, बान और अन्य किस्म के पेड़ हैं, और गांव के ऊपर वाली जगह पर देवदार का एक घना जंगल। कुछ लालची लोगों ने अपने बगीचों की जगह को बढ़ाने के लिए साथ लगते जंगल के पेड़ों को काटकर अतिक्रमण किया है। माम को ऐसे लोगों से खासा नफरत है। वो ना तो ऐसा काम करते हैं और ना ऐसा करने वालों लोगों के साथ ज़्यादा मेल मिलाप रखते हैं। उनको अपनी मेहनत से कमाने और साफ दिल लोग पसंद है। कुछ लोग अपने दूर दराज के बगीचों में सेब के पौधों के बीच भांग या अफीम आदि की खेती भी करते हैं। ये सब चोरी छिपे किया जाता है। कुछ तो सीधा पुलिस के साथ ही अपनी सेटिंग कर लेते हैं, फिर पकड़े जाने का भी कोई भय नहीं। मगर माम को इस तरह का पैसा कमाना बिल्कुल पसंद नहीं। पहाड़ की चोटी पर एक प्राचीन महादेव मंदिर है। लकड़ी का वो नक्काशीदार मंदिर शानदार काष्ठ कर्म का अद्भुत नमूना है। माम जी मजदूरों के साथ अब बगीचों में पहुंच चुके हैं। माम ने उन्हें बताया कि किस पौधे से गुड़ाई शुरू करना है। गुड़ाई करने से पहले माम ने अपने दोनों हाथ जोड़कर पहाड़ी पर स्थित मंदिर की तरफ मुंह करके कार्य की सफलता और आगामी फसल की अच्छी पैदावार के लिए देवता से प्रार्थना की। बाकी मजदूर भी जो एक दूसरे से बात कर रहे थे, अब बतियाना छोड़कर ऊपर पहाड़ी की तरफ देख रहे हैं। भाषा और जन्मभूमि चाहे अलग अलग हो, मगर सबका रखवाला तो वही एक है। तीनों मजदूर 3 अलग अलग सेब के पौधों की गुड़ाई कर रहे हैं। गुड़ाई से निकल कर आई खरपतवार को बुधराम माम मिट्टी से अलग कर रहे हैं। वे उन्हें बता रहे हैं कि जितना पौधे की टहनियों का घेरा है, उतनी जगह से गुड़ाई करना ज़रूरी है, क्योंकि उतनी जगह तक पौधों की जड़ों का विस्तार होता है। मगर आजकल लोग बिल्कुल थोड़ी जगह पर ही गुड़ाई करते हैं। मजदूर लोग भी ज़्यादा गुड़ाई करने से टलते हैं, क्योंकि हर पौधे की गुड़ाई का पहले से ही पैसा निश्चित किया गया होता है। बुधराम माम को याद है कि जब कई वर्ष पहले उन्होंने बगीचे का काम शुरू किया था, तो पूरे जोश और मेहनत से इस काम में जुटे थे। पूरा दिन बगीचों में पसीना बहाया, तब जाकर आज ये बगीचा तैयार हो पाया है। सबसे पहले नन्हे पौधों को नर्सरी से लाया गया था। फिर खेतों में पौधों की किस्म के हिसाब से गड्ढे कर उसमें कंपोस्ट मिलाकर पौधों को लगाया गया। छोटे बच्चों की तरह उनकी देखभाल की गई। 4-5 साल उनकी रखवाली और देख रेख करने के बाद उनमें फसल आना शुरू हुआ। काम करते करते बीच बीच में माम कोई लोकगीत भी गुनगुना रहे हैं। माम जी एक बहादुर इंसान है। माता पिता के जल्दी स्वर्ग लोक सिधार जाने के बाद भी उन्होंने जिंदगी की चुनौती को स्वीकार किया। अपनी मेहनत के बूते और सूझबूझ से काम करके गरीबी से निजात पाई। अपनी जीवन संगनी की असमय मौत भी उनकी हिम्मत को खंडित नहीं कर पाई। हालांकि वो आज भी उन्हें याद करते हैं, मगर उन्हें भगवत गीता में लिखित एक बात हमेशा स्मरण है, जो आया है उसे एक दिन ज़रूर जाना है।
यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। बुधराम माम जी के पास 2 जगहों पर सेब के बगीचे हैं। एक बगीचा गांव के पास ही है, दूसरा बगीचा गांव से काफ़ी ऊपर है। वहाँ पर उनकी पुश्तैनी ज़मीन भी है, जिस पर माम जी ने बगीचा लगाने का निर्णय लिया था। इस तरह माम की दोखरी है। ऊपर वाले बगीचे की देखरेख हेतु उन्होंने 2 कमरों का मिट्टी का मकान बना रखा है। लकड़ी के मोटे मोटे स्तंभों पर उस घर की छत का आगे का हिस्सा टिका है। मकान की छत चौड़े समतल पत्थरों की बनी है। माम जी को याद है कि इसे बनाने के लिए दूसरे गांव से मिस्त्री को बुलाया गया था। लेबर के रूप में उन्होंने खुद ही काम किया। पहाड़ पर यहाँ वहाँ से पत्थर इकट्ठा किए गए थे। जंगल में एक जगह से मिट्टी को गारे के रूप में प्रयोग करने के लिए लाया गया था। दोपहर होने को आई। सूरज बिल्कुल सर के ऊपर चमक रहा है। सेब की गुड़ाई कर रहे बहादुरों के शरीर से पसीना निकलकर उनके माथे और कपड़ों को भिगो रहा है। उन्हें थकता देख माम जी ने कुछ देर आराम करने को कहा। माम जी के कहते ही दोनों मजदूर छत से छाया में बैठने चले गए। तेज बहादुर अब भी गुड़ाई करने में मशगूल था। मजदूरों को जाता देख तेज बहादुर ने अपनी भाषा में उन्हें डांटते हुए कुछ कहा। माम जी को समझ आ गया कि तेज बहादुर ने क्या कहकर उनको डांटा। माम हंस दिए। तेज बहादुर ने मुस्कुरा दिया। तेज बहादुर बहुत वर्षों से यहीं रह रहा है। माम जी को उनकी आपस में की गई कुछ कुछ बातों का पता चल जाता है। वो यहाँ की बोली को थोड़ा बहुत बोल भी लेता है। माम उनके बारे में सोचते हैं कि क्या जीवन है इनका भी। कहाँ के ये जन्मे हैं, सैकड़ों मील दूर इनकी जन्मभूमि है और आजीविका के लिए दूर देश चले आते हैं। बहुत पहले तेज बहादुर यहाँ आया था, तब तो वो काफ़ी जवान था। उसने हमेशा मन लगाकर दूसरों के खेतों और बगीचों में काम किया। जो मिला उसी में गुजर बसर की। कुछ पैसे अपने बूढ़े माँ बाप को भी भिजवा देता, बाकी खुद पर खर्च करता। उसे बीड़ी, सुल्फे और दारू का कोई ज़बरदस्त लत नहीं थी। हाँ, कभी कभार गांव में शादी पर पहाड़ी शराब पी लेता है। उसे बकरे का मीट खाना भी अच्छा लगता है। तेज बहादुर आज तक कुंवारा है। उसने कभी शादी करके अपने घर बसाने का नहीं सोचा। इस मामले में वो ढीला रह गया। जब वो जवान था तो दिखने में लाल बिंब था। उस वक्त अगर कोशिश करता तो बात बन भी सकती थी, मगर उसने कोई रुचि नहीं दिखाई। हालांकि इलाके में आज ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें बाहर के मजदूरों ने कई वर्ष यहीं कमाकर यहीं शादी कर ली। कुछ जवान नेपाली मजदूर तो गांव से युवतियों को भगाकर भी ले गए। 1-2 गांवों में तो जमीन और बगीचे के लालच में नेपाली मजदूरों ने गांव की विधवाओं से शादी रचा ली। अब तो उनके बाल बच्चे भी हो गए हैं। वो दिखने में तो नेपाली लगते हैं, लेकिन पहाड़ी भाषा ठीक ठाक बोलने लगे हैं। माम सोचते हैं ये सब अपना अपना रिज़्क खा रहे हैं। बस बहाना लगता है कि कोई किसी को ज़बरदस्ती कुछ नहीं दे सकता। माम को इस बात का मलाल है कि गांव के जग्गू की विधवा से तेज बहादुर की शादी नहीं हो पाई। हालांकि माम ने काफ़ी जोर देकर तेज बहादुर को समझाया भी था, मगर उस मुँह की खोपड़ी में बात घुसी ही नहीं। आज वो किसी दूसरे के घर में बैठी है। अब तो उसके 2 बेटे भी हो गए हैं। अगर तेज बहादुर उस वक्त हामी भरता तो पकी पकाई रोटी खाता, कपड़ा लत्ता साफ सुथरा पहनता, मगर नहीं। माम जी को इसमें भी विधि का विधान नजर आता है। वो भगवत गीता की उन पंक्तियों को याद करके खुद को समझाते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा वो भी अच्छा होगा। अपने मन को इस तरह समझा पाना बड़ा मुश्किल होता है। कभी कभार भावनाओं का प्रबल बेग सहनशीलता की मजबूत दीवारों को हिलाने की कोशिश भी करता है, मगर फिर भी माम ने अपने आप को मजबूत बना रखा है। उनका इकलौता लड़का श्यामलाल शहर काम करने गया है। माम ने तो बहुत समझाया कि गांव में रहकर कुछ कर ले या फिर अपनी ही ज़मीन पर आधुनिक तरीके से खेती करे, मगर बेटे ने एक ना सुनी। बेटे को लगता है खेतों में काम करना नेपाली लोगों का काम है। शहर में वो किसी गैराज में जाकर गाड़ियों की मरम्मत का काम करने लगा है। माम जी ने कभी दूसरों के सामने इन बातों को नहीं रखा,
वे लोगों की झूठी सांत्वना नहीं लेना चाहते। उनको पता है कि लोग मुंह के सामने तो अपनी सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन पीठ पीछे खिल्ली उड़ाएंगे, जग हंसाई होगी। लोग कहते भी है कि इतने ज़मीन के मालिक और ठीक ठाक धन दौलत वाले का लड़का शहर में जाकर काम कर रहा है, और वो भी लोगों की गाड़ियों को ठीक करने का। कभी कभी माम जी को लगता कि कोई भी काम छोटा तो नहीं होता, बस उस काम को करने के लिए लगन होनी चाहिए। वैसे तो गांव से ही एक और लड़का शहर जाकर नौकरी कर रहा है। वो तो अच्छा पढ़ा लिखा भी है, शायद किसी निजी स्कूल में अध्यापक है। गांव के लोग उसकी बहुत बड़ाई करते हैं, उसे ही स्कूल का मुख्य अध्यापक तक बता देते हैं। कहते हैं मोटी पगार ले रहा है। अब सच क्या है बस राम जाने। शाम होने को आई। माम जी बगीचों में घूमकर उन जगहों को देख रहे हैं जहां सेब के नए पौधे लगाए जा सकते हैं। कुछ पेड़ अपनी उम्र पूरी कर ठूंठ बन खड़े हैं। माम जी उनकी सूखी काया को छूकर उनका कई वर्षों तक फसल देने के लिए मानो धन्यवाद कर रहे हों। उन पौधों को काटकर उनकी जगह नए पौधे लगाए जाएंगे। माम जी ने ऊंची आवाज़ में मजदूरों को आज के काम को समाप्त करने की बात कही। उनके कहते ही बीड़ी पी रहे दोनों सहायक मजदूरों के चेहरों पर मुस्कान तैर जाती है। तेज बहादुर अब भी कुड़ाई किए जा रहा है। माम जी ने कुछ और दिन मजदूरों की सहायता से सेबों के तौलिए बनाने का काम पूरा कर लिया। माम नर्सरी जाकर नए पौधे लाए हैं, उन्हें बगीचे में लगवाया। अब पूरा बगीचा सेब के पौधों से भर चुका है। कुछ पौधे बिल्कुल नन्हे हैं। तो माघ महीने से सेब की टहनियों की काट छांट की जाती है। सेब के तनों में पेस्टिंग की जाती है। कई लोग सेबों के लिए महंगी खाद आदि भी डालते हैं, मगर माम केवल अपने पशुओं के गोबर की कंपोस्ट का ही प्रयोग करते हैं। चैत्र माह की शुरुआत हो गई है। पहाड़ों पर बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। सेब के बागीचों में गुलाबी और सफ़ेद रंगों के फूल खिलने लगे हैं। सेब के अलावा बादाम, नाशपाती, खुमानी, आड़ू आदि में भी फूल खिलने लगे हैं। हवा के झोंके खिल रहे हैं, फूलों की खुशबू को यहाँ से वहाँ फैला रहे हैं। पूरा वातावरण सुगंधित हो रहा है। आसमान साफ और नीला है। ठंडी ठंडी हवाएं बहने लगी है। सामने वाले पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी है। कुल मिलाकर इस वक्त का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। ऋतु परिवर्तन के साथ किसानों को अपनी फसल का खास ख्याल रखना पड़ता है। वक्त पर की गई क्रियाएं फसल की पैदावार पर सीधा असर डालती है। माम जी मौसम के मिजाज को बहुत अच्छे से भांप लेते हैं। वो हवा की गति से बता सकते हैं कि बारिश कब होने वाली है। बैसाख महीने की शुरुआत हो चुकी है। ये वो वक्त है जब पहाड़ों पर सर्दियां विदा होने लगती है। मौसम गर्माहट लेने लगता है। इस वक्त फलदार पेड़ों पर आए फूलों और छोटे छोटे फलों को बचाने के लिए जालियां लगानी पड़ती है। माम जी ने भी बहादुरों को बोलकर बगीचे में जालियां लगवाना शुरू कर दिया है। ये जालियां प्लास्टिक की होती है। प्लास्टिक के बारीक रेशों से बुनी ये जालियां हवा, पानी, सूर्य की किरणों को पौधों तक जाने देती है, मगर अचानक बरसने वाले ओलों से फूलों और फलों की रक्षा करती है। सेब के पौधों के बीचों बीच एक ऊंची बांस की नाल ज़मीन में गाड़ी जाती है। नाल के ऊपरी हिस्से पर एक नोजल लगाया जाता है। कई बार प्लास्टिक की कोल्ड ड्रिंक बोतल को प्रयोग करके भी काम चलाया जाता है। पौधों की पूरी परिधि के मुताबिक जालियां लगाई जाती है। दूर से देखने पर अनजान व्यक्ति इन जालियों को बर्फ की चादर समझ बैठता है। माम जी पूरी मुस्तैदी से जालियां डलवाने का काम कर रहे हैं। कहीं किसी पेड़ की टहनी ना टूटे, बेवजह फूल ना झड़े, इन बातों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इस बार तो अच्छी फसल हो जाएगी, बढ़िया कमाई करेंगे इस बार आप माम जी, एक बहादुर बोला। ओ भाई, कमाई अभी दूर की बात है। एक सेब की टहनी को जाली के भीतर करते हुए माँ बोले, सेब की फसल से कितनी कमाई होगी ये तो कहना मुश्किल होता है। बहुत सी चीज़ें ठीक रही तभी आप कमा पाते हैं, वरना कई बार तो खर्चा पूरा करना भी मुश्किल हो जाता है भाइयों।
माम जी, फिर भी लाखों रुपए तो आमदनी होती ही है साल की। दूसरा बहादुर बोला। अरे क्या बात करते हो तुम, समझा यार तेज बहादुर इनको, माम ने ऊंचे स्वर में कहा। एक तो हमने पूरी खेती वाली ज़मीन पर सेब लगा रखे हैं, यानी गेहूं, जौ, मक्का, धान आदि नहीं उगाते, जिससे आटा चावल सब दुकान से ही खरीदा जाता है। दूजा, फिर इन पौधों को अपने बच्चों की तरह पालना पड़ता है। छोटे छोटे पौधों को पालने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है यारों। उनके तौलिए हर साल बनाने पड़ते हैं, जड़ों में खाद और वर्क डालनी पड़ती है। 20 तरह की तो आजकल स्प्रे चली है, कोई फूल आने से पहले तो कुछ फूल आने के बाद। कुछ स्प्रे सेबों में रंग लाने की होती है। तनों को पेस्टिंग करनी पड़ती है ताकि ज़मीन से कोई दीमक या कोई कीड़ा पौधों को ख़राब ना करे। इस तरह से टहनियों की कटिंग करनी होती है। फिर ओलों से फसल को बचाने के लिए जालियां लगानी पड़ती है सही वक्त पर, नहीं तो सारी फसल बर्बाद होते समय नहीं लगता। 12 साल पहले की बात है कि अचानक ओलावृष्टि हुई थी। तब गांव में किसी ने भी सेबों पर जालियां नहीं लगाई थी। फूल जमीन पर आकर के गिर गए थे। ऐसा लग रहा था मानो आसमान से ओले नहीं पत्थर बरस रहे हो। कई पेड़ों को नुकसान हुआ था। हमारे गांव वालों ने मिलकर देवता से किसी भी भूल वश की गलती के लिए माफ़ी मांगी थी। फसल पकने पर उसे सही वक्त रहते पौधे से नीचे भी उतारना पड़ता है। फिर सेबों को क्रेटों किल्टों में भरकर ग्रेडिंग और पैकिंग वाले के पास पहुंचाना पड़ता है। कई दफ़ा बगीचा दूर होता है तो सेबों को स्पेन द्वारा लाया जाता है। कई बार आधे से भी कम दाम मिलता है। कई लोग अपने सेबों को खुद ही दिल्ली मुंबई की मंडियों में बेचने जाते हैं। पहाड़ की सड़कों का तो तुम्हें पता ही है। कई बार बरसात में सड़कों के डंगे बैठ जाते हैं, गाड़ियाँ पलट जाती है, बड़ा नुकसान होता है यार। एक बार मेरा सेब दिल्ली जा रहा था, अचानक हड़ताल हो गई। मज़दूरों ने अपनी मांगों के लिए हड़ताल कर रखी थी। चक्का जाम। 5-6 दिन तक सड़कों पर कोई वाहन नहीं चला। आधे से ज़्यादा सेब तो गाड़ी में ही ख़राब हो गए। ये सुनकर दोनों मज़दूरों के चेहरों पर हैरानी के भाव उमड़ गए थे। और फिर तुम लोगों की दिहाड़ी मजदूरी का पैसा भी तो सेबों से होने वाली आय से ही आता है। अब दोनों बहादुर मुस्कुराने लगे थे। तेज बहादुर पेड़ पर जाली डालते हुए उनकी बातें सुन रहा था। उसने उन दोनों सहायक कर्मियों की तरफ घूर कर देखा। तेज बहादुर वर्षों से माम के साथ ही रहा है। माम जी की ज़मीन पर ही उसका ढारा बना है, मगर माम जी ने कभी उस पर इस चीज़ का रोब नहीं जमाया। तेज बहादुर बहुत निर्मल छवि का है। किस व्यक्ति से कैसे बात करनी है उसे इस बात की अच्छी समझ है। तेज बहादुर माम के हर दुख सुख में साथी रहा है। कई दफ़ा उसने कम पैसे लेकर भी माम जी का काम किया। उनके इस दोस्ताने रिश्ते को देखकर कई दफ़ा गांव के बाकी लोग जल भुन जाते हैं। कुछ तो कहते सुने गए माम जी ने पता नहीं क्या बूटी सुंघा रखी है इस नेपाली को, जब देखो माम के गुण गाता है। कुछ लोग तो ये भी कहते कि नेपाली इनके ज़मीन पर नज़र रखे हुए हैं। वैसे तो माम जी अपने दम पर काफ़ी कुछ करने का दमखम रखते हैं, मगर जब भी उन्हें किसी की ज़रूरत पड़ती है तो तेज बहादुर ने हमेशा उनका साथ दिया है। माम जी का लड़का पढ़ाई के लिए अधिकतर घर से बाहर ही रहा, बहुत कम घर आता। उसे वैसे भी खेतीबाड़ी और बागवानी के काम में कोई ख़ास रुचि नहीं थी। पढ़ाई में ज़्यादा भी अच्छा नहीं था, मगर फिर भी वो घर से बाहर ही रोजी रोटी तलाशना चाहता था और उसने ऐसा किया भी। शहर में किसी गैराज में काम करता है। माम जी ने पहले उसे रोका था, कहा था कि हमारे पास जितना है उससे बढ़िया गुजर बसर हो जाएगा, नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, मगर बेटा माना नहीं। उसके बाद माम जी ने उसे कभी नहीं रोका। माम को डर था कि बेटा उनके इस विनम्र आग्रह को उनका स्वार्थ न समझ ले। इस बार की बरसात अच्छी गई। हर तरफ हरियाली ही हरियाली छाई है। ये श्रावण महीने के अंतिम दिन है। सेब के बगीचों में चहल पहल बढ़ने लगी है। बागवान मजदूरों की सहायता से सेबों के पौधों से सेब निकालने में जुट गए हैं। शुरू में अच्छे भाव मिलने की खबर से सभी बागवान
इस काम में लग गए हैं। जिन जिन को लेबर मिल गई वो खुश है। कई बागवानों को मजदूर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो उन्होंने सपरिवार मिलकर ये काम शुरू कर दिया है, क्योंकि इस काम में अधिक विलंब नहीं किया जा सकता। मजदूरों की कमी होना बागवानों के लिए एक बड़ी चिंता है। माम जी तेज बहादुर और अन्य मजदूरों को लेकर बगीचे में धूप निकलने से पहले ही पहुंच जाते हैं और शाम तक सेब निकालने का काम कर रहे हैं। कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फसल तैयार हो जाती है। शुरू में दाम अच्छा भी मिलता है। इस वजह से ऊंचाई वाले बागवानों को कई दफ़ा नुकसान भी झेलना पड़ता है। माम जी विचार करते हैं कि ये नेपाली अगर सेब के बगीचे में काम नहीं कर रहे होते तो आधे से ज़्यादा सेब बगीचे में ही सड़ जाते। गांव में मजदूरों की चहल पहल बढ़ गई है। 4-5 के समूह में संगठित होकर ये मजदूर अलग अलग बागवानों के पास काम कर रहे हैं। ये मजदूर सेब की भारी करेटे उठाने में इतना अभ्यस्त है कि एक समय में एक साथ 5-5 क्रेट उठा लेते हैं। इनकी जनानियां भी उतनी ही मजबूत है। पीठ पर 3-3 क्रेटे और आगे की तरफ दुपट्टे में बच्चे को बांधकर बड़ी आसानी से बोझा ढोती है। गांव में 2 ग्रेडिंग पैकिंग की मशीन भी लगा दी गई है। बगीचों से तोड़कर लाया गया सेब सीधा इन मशीनों के पास लाया जाता है। ये मशीनें दिन रात काम कर रही है। इन मशीनों में सेब को उसके आकार और वजन के हिसाब से अलग करने की क्षमता होती है। मशीन के एक सिरे पर क्रेट से सेबों को उड़ेला जाता है। मशीन पर एक शाफ्ट घूमती रहती है जो सेबों को आगे की तरफ ले जाती है। अलग अलग आकार का सेब अलग अलग जगहों पर एकत्रित हो जाता है, जहां से वहां खड़े लोग उन्हें अलग अलग ग्रेड का बनाकर गत्ते की पेटियों में पैक करते जाते हैं। पहले पेटियां लकड़ी की हुआ करती थी। मशीन के पास 8-10 लोग काम कर रहे हैं। ऊंची आवाज़ में पहाड़ी नाटी चल रही है और साथ में सेब की पैकिंग हो रही है। गांव में बाहर से आड़ती आने लगे हैं। इसी गांव में पास के गांव के बागवान भी अपना सेब भिजवा रहे हैं। बुधराम माम का आधे से ज़्यादा सेब अब बगीचे में है। इस वक्त उन्हें अपने बेटे की कमी महसूस हो रही है। वो सोच रहे हैं काश अगर बेटा 10-12 दिन के लिए घर आ जाए तो थोड़ी लेबर को साथ लेकर बगीचे से सेबों को निकाल लिया जाए। माम जी ने आज एक उड़ती खबर सुनी है। शहर में एक भयंकर बीमारी फैल रही है। ये बीमारी बाहर के मुल्क से आई है। अगर किसी को दुर्भाग्यवश बीमारी हो जाती है तो वो संक्रमित व्यक्ति अपने द्वारा अपने प्रयोग की गई वस्तुओं से दूसरे को भी संक्रमित कर सकता है। ये बीमारी पहले से ही अस्वस्थ बुजुर्गों, बच्चों के लिए घातक सिद्ध हो रही है। इसी बीमारी की वजह से अब नेपाल से मजदूरों का आना भी संभव नहीं हो पा रहा है। हर रोज़ बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है। मामा जी को शहर में काम करने गए अपने बेटे की फिक्र हो रही है। उन्होंने फ़ोन से संपर्क करने की कोशिश भी की, मगर शायद बेटे ने नंबर बदल लिया था। उन्होंने शहर में गांव के दूसरे लड़कों से भी संपर्क करने की कोशिश की, मगर सफलता नहीं मिली। बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सड़कों पर लोगों की भीड़ को रोकने के लिए पुलिस को कड़े आदेश दिए गए हैं। बेवजह घूम रहे लोगों की पुलिस रिमांड ले रही है। केवल कुछ वाहनों को ही स्वीकृति मिलने के बाद आने जाने दिया जा रहा है। अस्पताल और बैंक के अलावा सभी कार्यालय बंद कर दिए गए हैं। स्कूल और कॉलेज सुनसान पड़े हैं। खेल के मैदानों में वीरानी छाई हुई है। मजदूरों के सहयोग से चलने वाले कारखाने और फैक्ट्रियां बंद कर दी गई है। मजदूर बिना कामकाज के हो गए हैं। खबरें मिल रही है कि प्रवासी मजदूर शहरों की ओर सैकड़ों मील की पैदल यात्रा पर निकल चुके हैं। माम जी को उन मजदूरों पर दया आ रही है। माम उनकी हर संभव सहायता करने के लिए भी तैयार है। उन्हें अपने बेटे की बहुत चिंता हो रही है। वो जानने को उत्सुक है कि उनका बेटा किस हाल में है, कहाँ है। आज सेब की तुड़ान का 6ठा दिन है। हालांकि माम जी सुबह सुबह बगीचे में मजदूरों के साथ मिलकर सेब निकालने के काम में लगे हुए हैं, मगर वो कुछ गुमसुम है, चिंतित है।
कुछ मजदूर बाकी बागबानों के वहाँ से काम खत्म करके माम जी के पास आ गए हैं। 3-4 मजदूर सेब की ढुलाई में लग गए हैं। दोपहर के आसपास का वक्त था। सभी कामकाज सुचारू रूप से चल रहे थे। तभी सेब के पौधे पर चढ़ा तेज बहादुर जोर से चिल्लाने लगा, माम जी, माम जी। एक छोटे पौधे के पास खड़े माम ने चौंक कर तेज बहादुर की तरफ देखा। उन्हें लगा कहीं वो सेब निकालते निकालते पौधे से गिर तो नहीं गया। क्या हुआ है तुझे? वो क्यों चिल्ला रहा है? उतने को तेज बहादुर नीचे उतर चुका था। माम जी, श्याम लाल बाबूजी आ रहे हैं, यहीं आ रहे हैं, मैंने सेब की डाली से देखा। क्या? मेरा श्यामू आ रहा है? माम जी की आंखों में चमक आ गई। वो थोड़ी दूर आगे बढ़े तो पाया श्याम उनकी तरफ ही आ रहा था। उसने पास आकर उनके पैर छुए। माम जी ने उसे गले लगा लिया। आ गया तू मेरे बेटे? माम जी की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। माम जी को कुछ दिनों से बेटे की चिंता अंदर ही अंदर खा रही थी। मैं आ गया हूँ बाबूजी, अब नहीं जाऊँगा शहर। आपके साथ हाथ बटाऊँगा, अपने बगीचे में मेहनत करूँगा। तेज बहादुर और दूसरे मजदूर इस मिलन को देखकर बहुत खुश थे। माम जी ने बेटे के माथे को चूम लिया। थोड़ी ही देर में श्यामू कुछ मजदूरों को साथ लेकर डोगरी के बगीचे की तरफ सेब निकालने को निकल गया। माम जी होंठों पर मुस्कान लिए उन्हें जाते हुए देख रहे थे। पेश होता हो, ये थी मनोज कुमार शिव के कहानी संग्रह है घर वापसी से शीर्षक कहानी घर वापसी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी। फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक नमस्कार।